सबसे पहला आरोप जो आज लगाया उस मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, वो उन्होंने ये कहा मौलाना अंसार रजा साहब कि ये वक्फ बोर्ड जो है ये भू माफिया बोर्ड की तरह काम कर रहा है। वरना आप ही बताइए ना, आप कैसे कह सकते, मतलब जहां कुंभ हो रहा है वहां की जमीन भी अब निकल गई। मतलब ये तो, इस पर आप लोग बोलते नहीं है। तब आपको नहीं लगता है कि हिंदू मुस्लिम सौहार्द को कोई नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि हिंदुओं की आस्था की कद्र नहीं है, ये उनका आरोप है। जवाब दीजिए, आपसे मैं शुरू कर रही हूं। माइक उठाइए प्रभु। देखिए, जहां तक योगी जी के बयान का ताल्लुक है, या जिसने भी कुंभ के मेले में वक्फ बोर्ड की जमीन की बात की है, पहली बात तो उनको ये सोचना चाहिए था कि जब कुंभ जैसा महापर्व हो रहा है तो जमीन किसकी है किसकी नहीं है, ये इस वक्त सवाल खड़ा नहीं होना चाहिए था। एक धार्मिक काम है, उसको अच्छी तरीके से होते रहना चाहिए था और जो सहयोग बनता वो करते। तो आपको गुस्सा आ रहा है कि नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ ना, जैसे आपको गुस्सा आया था संभल में, मुझे ऐसा गुस्सा नहीं दिख रहा है आज। देखिए, उस दिन तो आपने बड़ी बड़ी बातें कही थी, आज नहीं आ रहा। हमारे गुस्सा होने से अगर मसला हल हो जाए तो मैं भी यहाँ गुस्सा हो जाऊंगा और अभी मचलना शुरू कर दूंगा। मैं क्या करेंगे? मचलना शुरू कर दूंगा मैं अभी, अगर मेरे गुस्सा होने से कुछ मचलिएगा, ठीक है ना। हाँ। दूसरा, योगी आदित्यनाथ जी एक संवैधानिक पद पर हैं। हाँ। वक्फ बोर्ड की एक हैसियत है कानूनी हिंदुस्तान में, उसको आप भूमाफिया नहीं कह सकते। भूमाफिया नहीं कह सकते आप उसको। अगर कोई कब्जा करे तो उसे भूमाफिया नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? अब आप सुनिए मौलाना अंसार रजा, मैं आपको सुनाती हूँ कहाँ कहाँ वक्फ बोर्ड का दावा है। चलाना शुरू कीजिए। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के 1500 साल पुराने मंदिर सहित पूरे गांव पर दावा ठोक दिया। सूरत नगर निगम की बिल्डिंग नहीं छोड़ी, बिल्डिंग पर दावा ठोक दिया। तमिलनाडु का ये जो मंदिर है वो हम बता रहे, बदरुद्दीन अजमल ने तो संसद और दिल्ली एयरपोर्ट को वक्फ की जमीन बता दिया है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि प्रयागराज में जहां महाकुंभ मेला आयोजित हो रहा है वहां 54 बीघा जमीन वक्फ बोर्ड की है। असदुद्दीन अवैसी ने दावा किया कि जहां संभल पुलिस चौकी बन रही वो वक्फ बोर्ड की जमीन है। वक्फ बोर्ड ने दिल्ली के 6 मंदिरों पर, एक एक करके हम दिखा रहे हैं, दावा ठोकना शुरू कर दिया है। 6 मंदिरों पर, पूजा के स्थल पर। गुजरात वक्फ बोर्ड ने द्वारका में बेट द्वारका के 2 द्वीपों पर भी दावा। अब ये भू माफिया नहीं है तो क्या है, इसका आप जवाब दीजिए। अब सुनिए, इसके बाद मारेंगे। इसके बाद अगर कहीं आपने दावा किया है, फिर अगर मगर, अरे सुन तो लीजिए। हाँ। चाहे पार्लियामेंट की बात कही हो, चाहे कुंभ की बात कही हो, इनसे खबर चलाने से पहले इनसे कहना चाहिए था कागज है तुम्हारे पास, या खाली लाइमलाइट में आकर के ये बात करके हिंदू मुसलमानों से बिगाड़ रहे हो। चाहे वो ओवैसी हो, चाहे शहाबुद्दीन, कौन है ये मैं तो जानता भी नहीं हूं इनको, कौन है ये आदमी, इनको ये दरगाह। वक्फ बोर्ड को तो जानते हैं ना, वक्फ बोर्ड की तरफ से जो दावे हुए हैं वो बता रहे हैं। बदरुद्दीन अजमल ने जिस दिन पार्लियामेंट की बात की थी, सबसे पहले मैंने कहा था भाई क्यों तुमने ये बात कही, क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? अच्छा, तो क्या बोले आपको जी? आप जब पूछे तो क्या बोले? अरे जब आपके सवाल का जवाब नहीं देते तो मेरे सवाल का क्या जवाब देंगे वो? तो मैं आप लोगों से, मैं हिंदुस्तान के लोगों से कहना चाहता हूं, मेरे देशवासियों, हम ये कहते हैं वक्फ की जहां जमीन है कानून के हिसाब से आप काम कीजिए। ठीक, भाटी साहब कोई एतराज नहीं। उससे पहले एक बार मैं एडवोकेट साहब के पास आना चाहती हूँ। उसके बाद से मैं चाह रही हूँ कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने हो। गौरव भाटिया पहुंचे नहीं है। एडवोकेट साहब, ये जो इस तरह के दावे होते हैं, इस मतलब इसका क्या, फिर तो वक्फ बिल में संशोधन सही काम हो रहा है ना? इस तरह से जो अंधाधुंध कहीं कहीं पर दावा ठोका जा रहा है, तो भूमाफिया कहने में क्या गलत है? वैसे आपने अपने इनिशियल रिमार्क्स में वो बात बोल ही दी कि ये वक्फ बिल को वजह से तो नहीं हो रहा है, ये सारी भूमिका जो बनाई जा रही है, ये वक्फ बिल जो लाया जा रहा है, वक्फ अमेंडमेंट बिल, उसी के लिए भूमिका बनाई जा रही है। दरअसल के अगर आप रियलिटी चेक करेंगी, जो आप कह रही दावा ठोकना एक अलग चीज होती है, लेकिन वक्फ जितने भी हैं, वक्फ प्रॉपर्टीज जितनी भी हैं, वो सारी गैजेट नोटिफिकेशन के अंदर होती हैं। सरकारें खुद ये बात एक्सेप्ट और स्वीकार करती हैं कि ये जमीन वक्फ की है, तब उसका गैजेट नोटिफिकेशन निकलता है। जो भी लैंड्स हैं इस वक्त वक्फ के पास, वो सारी की सारी सरकार ने दी हैं, सरकार ने स्वीकार करी है, तब वो वक्फ के अंदर आए। सबसे पहला वक्फ एक्ट कब बना था? 1954 के अंदर, और वो सर्वेयर कमिश्नर बनाए गए थे। कौन? अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में अपॉइंट किए थे। गवर्नमेंट ने उन सर्वेयर से कहा कि आप बताएं कौन कौन सी प्रॉपर्टीज वक्फ की हैं। फिर उसका गैजेट नोटिफिकेशन निकाला गया। फिर उसके बाद बताया गया कि ये, उसमें भी ये है इशू कि जिन प्रॉपर्टीज को वक्फ को सरकार ने
स्वीकार कर लिया। उस पर भी विश्व हिंदू परिषद ने और कुछ लोगों ने पहले ही दावा ठोक दिया कि ये वक्फ की नहीं है। 1970 की बात कर रहा हूँ, 1970 से 1971 में सबसे पहला केस दर्ज आपको किया पता है गया वक्फ की प्रॉपर्टी पूरी कितनी है, उसका नेट वैल्यू कितना है, नेटवर्थ नेट कितना है? वैल्यू ऐसे होती है, मैं बता दूं आपको। नेट वैल्यू इसलिए होती है क्योंकि भाई दिल्ली की जामा मस्जिद कितनी बड़ी है, दिल्ली की फतेहपुरी मस्जिद कितनी बड़ी है, क्या उसका कोई अरे ये कमर्शियल देखिए ना, यूज हमने होगा? इसीलिए ग्राफिक्स चला दिया है। रेलवे और सेना के बाद सबसे ज्यादा, आप रुकिए एक सेकंड, नहीं मैं बोलूंगी, रेलवे और सेना के बाद सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी वक्फ की है। कुल 8.7 लाख प्रॉपर्टी वक्फ की है। 9.4 लाख एकड़ में फैली हुई ये जमीन है। 5 सिंगापुर, एक सेकंड सर, जब मैं बोल रही हूँ तो थोड़ा सा मतलब इंतजार कीजिए अपनी बारी का। आप बोल रहे थे, हाँ तो मैं आपको मौका दूंगी, हाँ मौका दूंगी, रुक जाइए। 5 सिंगापुर, 5 बहरीन, 12 मालदीव्स के बराबर जमीन है वक्फ के बाद। आर्मी और सेना के बाद सबसे ज्यादा जमीन है। रुक जाइए, 50 से ज्यादा देशों का क्षेत्रफल वक्फ बोर्ड की संपत्ति से कम है। 1 गोवा के बराबर, 3 दिल्ली के बराबर, ये सारा एडिशन कर लीजिए, 33 चंडीगढ़ के बराबर, 10 पुडुचेरी के बराबर है। अब सवाल ये उठ रहा है कि वक्फ बोर्ड की 8.7 लाख से ज्यादा संपत्तियां हैं। इतनी तेजी से ये जो संपत्ति फैली है, इसको लेकर प्रश्न पूछा जा रहा है, इस पर जवाब। फैली नहीं है मैडम, ये कहाँ की बात कर रहे हैं आप? फिर आपने मिसकोट कर दिया आधी बातें। तमिलनाडु के अंदर कितनी वो हैं? मैं अगर काउंटर इसका क्वेश्चन कर दूं आपसे कि तमिलनाडु के अंदर कितने मंदिरों की जमीन है, 9 लाख तो खाली वहीं पर ही है। तो वो तो क्योंकि वो आंकड़ा सरकार ने लाए नहीं, इसलिए वक्फ बोर्ड को बोल दिया गया कि थर्ड ओनिंग एजेंसी है दिल्ली वक्फ बोर्ड। दरा हाल के उसकी सारी प्रॉपर्टीज कौन सी है? कब्रिस्तान है, कौन सी है? ईदगाहें हैं, कौन सी है? मसाजिद हैं, कौन सी है? मज़ारें हैं, दरगाहें हैं, ये सारी वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं। तो ये इसको इस तरीके से पेश कर देना कि ये तो भाई प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ उसी पर्पस के लिए यूज हो रही है, किसी का कोई कमर्शियल यूज नहीं हो संभल रहा पर भी उन्होंने बोला है। इनकी जो बात है वो अपनी जगह पर है कि अल्टीमेटली दावा कोई भी ठोक दे, जब तक ठोक बजा के उसको देख नहीं लिया जाता है, वक्फ की प्रॉपर्टी ऐसे बनती नहीं है। और तमाम ऐसे मुसलमान हैं जो वक्फ को अपनी जमीन देते हैं। जैसे सूरत में एक बिल्डिंग में एक अपार्टमेंट ही किसी ने ज़कात में दे दिया, मतलब उन्होंने वक्फ बोर्ड को दान में दे दिया। ऐसे में भू माफिया सबको कह देना कहां तक सही है। और संभल की खुदाई, अब देखिए इस पर तो कोर्ट में मामला चल रहा है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट चल रहा है, दोनों पर आपका जवाब। देखिए, सच्चाई बड़ी कड़वी होती है, और जब जब मुस्लिम और वक्फ का मामला आता है तो सबको सच्चाई एक तरफ दिखती है। इस देश के 1950 के बाद वक्फ के नाम पर लाखों बीघा जमीन वक्फ वालों ने वक्फ के नाम पर, झूठे वक्फ के नाम पर कब्जा किया है। और इसके एक नहीं, हजारों एग्जाम्पल हैं। और जो अभी भाई साहब कह रहे थे, रुक जाइए, बीच में मैं बीच बिल्कुल नहीं बोला। जो अभी भाई साहब बोल रहे थे, हाँ, थोड़ा सा माइक और पास कर लीजिए सर, कि वक्फ जो है सब नोटिफाइड होती है। मैं कहता हूं कि बिल्कुल गलत कह रहे हैं। अगर ऐसा कहते हैं तो आज संभल में जो आप क्लेम कर रहे हैं 1920 के एक किसी एग्रीमेंट के ऊपर या डीड के ऊपर, तो भैया क्या बता दीजिए वो रजिस्टर्ड है कहीं? वक्फ के नाम पर दिल्ली से लेके कई जगह कितनी मंदिरों को, पब्लिक प्रॉपर्टी को लगातार कब्जा करते चले जा रहे हैं। आप देख लीजिए, आए दिन कहीं सड़क पर बीचों बीच मजार बन जाती है, रेलवे पुल पर मजार बन जाती है, और सब वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर हो जाती है। थोड़ा सा तो ये जो मनमाना, वो क्लियर करना, जो पूरा करने मैं दीजिए, आपकी पूरा करना, हाँ पूरा कीजिए सर, पूरा कीजिए आप। जो मनमाना चल रहा है, हाँ। इस मनमाने पर रोक लगनी चाहिए। और देश की जनता अब जाग चुकी है, और जिस तरह से वक्फ के नाम पर आप प्रॉपर्टी हथियाते चले जा रहे हैं, पूरी की पूरी मंदिर, पब्लिक लैंड सब कब्जा कर लिया। मैं आपको रिकॉर्डेड चीज बता रहा हूँ, वहाँ पर प्रयागराज में चंद्रशेखर आजाद पार्क है, जहाँ संक्षिप्त में बोलना होगा सर, जल्दी से जी। जहाँ शहीद चंद्रशेखर जी हाँ। की आहुति हुई थी, वहाँ पर आपने मजार बना दी, वहाँ मस्जिद बना रहे थे, ठीक है, तो कोर्ट के आदेश सब टूटी, ठीक सब कब्जा की हटावा से। एक काउंटर बात जो इसमें एडवोकेट साहब सुनिए ना, सुनिए, परिभाषा भी बताइएगा, सवाल तो सुनिएगा ना। ठीक है। एएसआई की प्रॉपर्टी है ये मस्जिद जो हम दिखा रहे हैं, संभल वाली दिखाइए, एएसआई की प्रॉपर्टी है, ठीक है, प्रिजर्व प्रॉपर्टी है। एक तो एएसआई के ही सर्वेयर्स को जाने में दिक्कत होती है। पूरी रेलिंग आप देखिए, एएसआई की प्रॉपर्टी में रेलिंग कैसे लग गई आप बताइए, किसने लगा दी?
तो ये तो एएसआई से पूछना चाहिए ना, क्योंकि एएसआई के लोग अब इसीलिए सर्वे करने गए तो पत्थरबाजी हो गई। भाई एएसआई जिस वक्त, तो एएसआई सो रहा था उस वक्त जब वहां पर रेलिंग लग रही थी। और हिंदुस्तान की तमाम मसाजिद में से अगर आप गिनेंगी, ज्यादातर मसाजिद जो हैं वो एएसआई के अंदर आती हैं, और एएसआई की वजह से तो बहुत सारी मसाजिद बंद हैं। आपकी चले जाइए मोती मस्जिद लाल किला के अंदर बंद है, वो भी तो वक्त की प्रॉपर्टी है। लेकिन मैम प्लीज जल्दी जल्दी, भाषण थोड़ी ऐसा जल्दी जल्दी बोलना, बाकी लोग बाकी दोनों भी इंतजार कर रहे हैं। जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। मैं यहाँ आया हूँ पॉइंट रखने के लिए, तो प्लीज आप मुझे जल्दी बोलिए। वक्फ का मकसद होता है कि लोगों की भलाई के लिए जमीन को वक्फ करना, और जितनी भी जमीनें वक्फ की गई हैं वो इंडिविजुअल्स ने अपने, जिनकी जमीनें थी उन्होंने कहा मेरे मरने के बाद ये जनता के लिए या जनहित के लिए सेवा में लगा दी तो ये लोग जो सूरत की बिल्डिंग पे दावा ठोक देते हैं, एमसीडी की मतलब म्यूनिसिपल की बिल्डिंग, वो क्या है? बस एक आखिरी बात बोल के, मैं क्योंकि आप कह रही हैं आपको बड़ा वो लगा कि जिसने लूटा था उसको सलामी मिली, हम लूटे हमको मुल्जिम बताया गया। वक्फ बोर्ड की ज्यादातर प्रॉपर्टीज तो दूसरों ने कब्जा कर ली हैं। अगर मैं नाम लूं तो वक्फ, हिंदुस्तान का क्या पूरी दुनिया का सबसे महंगा घर किसकी जमीन पे बना हुआ है? ऑन रिकॉर्ड है ये, महाराष्ट्र में मुंबई के अंदर ऑन रिकॉर्ड है। किसकी जमीन पे बना हुआ है वो? आप बताइए कौन सा, आप बताइए जरा, हम लोग को बताऊंगा, हमें तो नहीं पता। अंतिलिया ऑन रिकॉर्ड है ये, ऑन रिकॉर्ड है ये। अंतिलिया जो है वक्फ बोर्ड की जमीन पे, उसका क्या किया गया? कंपनसेशन दे दिया गया कि हम इसके बदले कहीं और देंगे। 10 लाख रुपए की स्क्वायर फीट की जमीन, आप 1000 रुपए स्क्वायर फीट की जमीन कहीं और दे रहे हैं। ये कौन सा लॉजिक हुआ? जवाब दीजिए मौलाना अंसारी साहब। देखिए, अभी जैन साहब ने बहुत अच्छी बात कही। मैं जैन साहब से गुजारिश करूंगा कि आप बहुत अच्छे वकील हैं, आपको सब कुछ पता है किस किस मस्जिद के नीचे मंदिर है, तो मुझे आप 5 जगह बता दीजिए जहां वक्फ बोर्ड ने कब्जा किया हो, गवर्नमेंट को पता ना हो। वो आप मुझे अभी गिनवा दीजिए 5 जगह। मैं आपको 10 जगह बता सर 5 जगह बता दीजिए ना, सब लोगों को बता दीजिए ना। मेरे पास पूरी लिस्ट रखी हुई है, तो दे दीजिए ना सर। आप कहे तो मैं ले जाता, दे दीजिए ना सर। पूरी लिस्ट रखी हुई है। भ्रम फैलाने से क्या मतलब? भ्रम नहीं फैला रहा हूँ, पूरी लिस्ट रखी हुई है। तो दे दीजिए ना सर, जहाँ की जहाँ कब्जा किया गया हो वक्फ बोर्ड वालों ने, जहाँ वक्फ बोर्ड वालों ने कब्जा किया हो, सर देख लीजिए। आप बुजुर्ग हैं, मैं इज्जत करता हूँ आपकी, मैं भी आपकी इज्जत कर रहा हूँ। हाँ, आप मुझे 5 जगह बता दीजिए जहां वक्फ बोर्ड ने जबरदस्ती कब्जा किया हो। जो जगह ना हो वो बताई हो, पूरी लिस्ट आपको दिखा, कागजों के साथ। नहीं, अभी दीजिए ना सर। माइक थोड़ा पास कीजिए सर। लेके आना चाहिए था सर, आपको लेके आना चाहिए था। पूरी आज का विषय नहीं था, आज वक्फ बोर्ड का विषय था। आपको बताया चलिए ठीक, उनको संबल पता था इसीलिए उस पर। भाटी साहब, मुझे लगता है कि गौरव जी का इंतजार हम लोग कर रहे हैं, कितनी देर आप रुकिएगा। तो अब आप माइक उठाइए। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि आप लोग जाति के आधार पर लोगों को बांटना चाहते हैं। अगर इतिहास में कुछ गलत हुआ है तो उसका सच जनता के सामने आना चाहिए। सर्वे में क्या दिक्कत है? सर्वे में क्या दिक्कत है? नहीं, मुझे तो ये नूरा कुश्ती लग रही है। एक तरफ कुछ लोग हैं जो मंदिरों मस्जिदों पर दावा कर रहे हैं, मस्जिदों में खुदाई कराना चाहते हैं कि इनके नीचे मंदिर निकलेंगे। दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो मंदिरों पर दावा कर रहे हैं कि वक्फ की जमीन पर बने हुए हैं। कुछ लोगों का मकसद इस देश में हिंदू मुसलमान के मुद्दे को गरमाए रखना है, और उसके पीछे उनका उद्देश्य ये है ताकि जनता की असली समस्याओं पर चर्चा ना हो, ताकि लोग ये ना पूछें कि अस्पतालों में दवाई क्यों नहीं है, मरीजों के लिए स्ट्रेचर क्यों नहीं है, एम्बुलेंस क्यों नहीं है, ताकि लोग ये ना पूछें कि स्कूलों में कॉलेजों में अध्यापक क्यों नहीं है, लाइब्रेरी में किताबें क्यों नहीं है, ताकि लोग ये ना पूछें कि बिजली समय पर क्यों नहीं आती, रेल समय पर क्यों नहीं चलती, भर्तियों में बेईमानी क्यों होती है। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती में सरासर बेईमानी हुई, हाईकोर्ट ने आदेश दिया। असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये लोग करना चाहते हैं, और इनका ये भी पता नहीं है। कुछ दिन पहले, 1 हफ्ता पहले, अजमेर शरीफ की दरगाह के खिलाफ कोर्ट में अपील डाली गई कि इसकी खुदाई कराई जाए। उसके 1 सप्ताह बाद हमारे प्रधानमंत्री वहां चढ़ाने के लिए चादर भेज रहे हैं। तो ये मुझे इसलिए लगता है कि नूरा कुश्ती है। मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं, किसी भी देश की समृद्धि के लिए, किसी भी देश को मजबूत करने के लिए, किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए उस देश के नागरिकों में प्यार, मोहब्बत और एकता होना बहुत जरूरी है। कृपया इस ताने बाने को नष्ट मत करिए। मैं कहना ये चाहता हूं कि हिंदू और मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए। हम में कोई हूण, कोई शक, कोई मंगोल है, दफन है जो बात, अब उस बात को मत छेड़िए। गलतियां बाबर की थी, जुम्मन का घर फिर क्यों जले। ऐसे नाजुक वक्त में हालात को मत छेड़िए, और छेड़िए एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ। दोस्त मेरे मजहबी नगबात को मत छेड़िए। तो राजकुमार भाटी जी, ये बात आप अखिलेश यादव को क्यों नहीं समझाते हैं
क्योंकि आपका अखिलेश पहले यादव, सवाल तो सुनिए, अन्ना जी। सवाल तो सुनिए सर, सवाल तो सुनिएगा ना कि ऐसे खाली जवाब दीजिएगा। अखिलेश यादव जी संभल जाना चाह रहे थे। अखिलेश यादव जी कह रहे थे कि वहां पर नाइंसाफी हुई है, उनकी नजर में संभल बड़ा मुद्दा था। उन्होंने कहा ये लोग पूरे देश को खोद देंगे। अलग अलग वक्त पर देश की संसद में उन्होंने ये मुद्दा उठाया साहब, तो उनकी नजर में तो ये मुद्दा बड़ा था। आप कह रहे हैं कि ये मुद्दा है ही नहीं। अंजना जी, पहली बात तो अखिलेश यादव कभी धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लड़ाने की और नफरत की बात कभी नहीं करते हैं। हाँ। एकता के और अधिकार की बात करते हैं। ठीक है। दूसरी बात, गौरव जी आप उत्तर लेट आए हैं, प्रदेश लेकिन में- आ जाइए, आप आ सकते हैं, इधर से आ उत्तर जाइए। हाँ, प्रदेश आइए। में रोजाना इतना अन्याय हो रहा है हाँ। और इतने हालात खराब हो गए हैं। बंबई से 2 फिल्मी कलाकारों को बुलाया जाता है, उनका अपहरण कर लिया जाता है, उन्हें यूपी में घुमाया जाता है, उनसे चौथ वसूली जाती है, उनसे रंगदारी ली जाती है, फिर उन्हें छोड़ दिया जाता है। पुलिस को पता ही नहीं चलता। कल ही मेरठ में पूरे परिवार की हत्या हो गई। उत्तर प्रदेश का कैबिनेट मिनिस्टर कह रहा है मेरी जान को खतरा है, मुझे गोली मार देगी एसटीएफ। उत्तर प्रदेश की विधायक कह रही हैं 25-25 लाख रुपए लेकर कॉलेजों में प्रमोशन कर दिए गए हैं, विभागाध्यक्ष बना दिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का विधायक कह रहा है मुख्यमंत्री और प्रमुख सचिव के संरक्षण में 50,000 गाय रोज काटी जा रही हैं। दादरी में पूरन जोशी के स्टोर में 180 टन गाय का मांस बरामद होता है, 180 टन। उसी दादरी में फ्रिज में 250 ग्राम मांस का आरोप लगा के एक आदमी की हत्या कर दी गई थी। पूरन जोशी के स्टोर में 180 टन मांस बरामद होता है, गाय का मांस बरामद होता है। तो ये उत्तर प्रदेश के हालात हो गए, हालात बहुत खराब है।